तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है डी ब्लॉक के तत्व। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, डी ब्लॉक के तत्वों के आवर्ती गुण। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके जो भौतिक गुणधर्म हैं, जो मुख्य भौतिक गुणधर्म हैं, उनकी आवर्तीता को स्पष्ट करेंगे कि ये गुण इनकी श्रेणी में आवर्त में किस तरह बदलते हैं, वर्ग में किस तरह बदलते हैं। तो इस तरह का कंप्लीट डिस्कशन इस टॉपिक में होगा। आपने देखा कि संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है ना। ऐसा इसलिए किया गया है बच्चों कि संक्रमण तत्वों की जो गुण है वो वर्ग की अपेक्षा आवर्त में, मतलब श्रेणी में ज्यादा समानता दर्शाते हैं। मतलब एक श्रेणी में जो तत्व हैं संक्रमण तत्व, उनके गुणों में ज्यादा समानता दिखती है देन एक वर्ग की अपेक्षा। यही मैंने लिखा है कि संक्रमण श्रेणी में तत्वों के गुणों में काफी समानता होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि इनके बाह्यतम कोश का विन्यास जो है समान विन्यास NH2 पाया जाता है। मतलब सभी लगभग तत्वों में बाह्यतम कोश में देखोगे तो NH2 विन्यास होता है, कहीं कहां रेयर में NH1 मिलता है। तो ऐसे में इनके गुणों में काफी समानता आ जाती है। यदि इनके गुणों में कोई भिन्नता दिखती है तो वह N-1d इलेक्ट्रॉनों के कारण पाई जाती है। कि अगर इनमें कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, रंगीन गुणों में, अपचायक गुण में अगर इस तरह की कोई भिन्नता दिखेगी आपको, तो वो केवल इसलिए दिखेगी क्योंकि ये अपने N-1d इलेक्ट्रॉन का भी रासायनिक बंधन में, रासायनिक क्रिया में यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। जब ये केवल NS इलेक्ट्रॉनों का यूज करते हैं तो इनमें ज्यादातर आयनिक गुण होते हैं। लगभग सभी तत्वों में अगर NS इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तो एक से होंगे गुण आयनिक। लेकिन जैसे ही ये अपने N-1d कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का यूज करना प्रारंभ करते हैं, इनके गुणों में ज्यादातर किसके गुण दिखने लगते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों जैसे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो संक्रमण तत्वों में धीरे धीरे S के गुण घटते हैं, S ब्लॉक के तत्वों के गुण घटते हैं और P ब्लॉक के तत्वों के गुण आने लगते हैं। और यही कारण है कि ये S ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण P ब्लॉक तक कराते हैं। तो इसलिए इनके नाम में भी संक्रमण तत्व रखा गया। ठीक है, अतः संक्रमण तत्वों के गुणों को हम श्रेणी में स्पष्ट करेंगे। समझ गए ना? अब एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला है धात्विक गुण, मेटालिक प्रॉपर्टी। देखो, धात्विक गुण का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि अगर कोई भी तत्व, ठीक है, इस तरह के गुण दर्शाता है, जैसे उसमें धात्विक चमक है, उच्च घनत्व है, उच्च गलनांक क्वथनांक है, आघात वर्धनीयता है, तन्यता है, उच्च तनन सामर्थ्य है, कठोरता है, भंगुरता है, इस तरह के और विभिन्न प्रकार की क्लोज पैकिंग शो करता है अपनी क्रिस्टलीय अवस्था में, तो वो एक धातु तत्व होगा। तो संक्रमण तत्व जितने भी डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, इनमें ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो अधातु हो। तो यही मैंने लिखा है कि डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, क्योंकि इनमें सभी धात्विक गुण, जैसे धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर, है ना, उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उच्च गलनांक क्वथनांक, है ना। इसके अलावा मैलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता, डक्टिलिटी, तन्यता, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य, कठोरता, भंगुरता, है ना। तो ये सारे गुण पाए जाते हैं जो धातु तत्वों के हैं। इसके अलावा धातुएं जो इस वर्ग के तत्व हैं, ये विभिन्न प्रकार के निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग दर्शाते हैं, और जिससे इनके धात्विक क्रिस्टल बनते हैं, जैसे षटकोणी निविड संकुलन, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCP, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस तरह के जो तत्व हैं इनमें मिलती है। ऐसे CC अंतः केंद्रीय निविड संकुलन, BCP बॉडी सेंटर्ड वाली, जैसे FeNB, MOTA, इनमें मिलती है ना। निविड संकुलन, घनी निविड, क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम, कॉपर, AgAu, CORH, IR। तो इस तरह के 3 प्रकार के क्लोज पैकिंग देते हैं, जिसके कारण इनमें धात्विक क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये सारे गुण डी ब्लॉक के तत्वों में दिखते हैं, और इसलिए सब के सब क्या है बच्चों, धातु तत्व। अगर हम इनके धात्विक गुणों को अच्छी तरह से देखें
ठीक है। तो ये धात्विक गुण केवल और केवल ns इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं है। इनमें जो धात्विक गुण दिखाई देते हैं वो ns इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1d इलेक्ट्रॉनों के कारण भी होते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि इन तत्वों के सभी धात्विक गुणों को निम्नलिखित दो प्रकार के बंधन से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है धात्विक बंधन। इसमें NH2 इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मतलब ये अपने NH2 इलेक्ट्रॉन को टोटली निकाल देते हैं, मुक्त कर देते हैं और धातु धनायन बनाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गणना होते हैं ये एक प्रकार का क्लाउड बनाते हैं, सागर, और उसमें धातु के धनायन डूबे रहते हैं, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, धात्विक बंध। क्योंकि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और जो धातु के कैटाइन है एक दूसरे के विपरीत आवेश के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं। इसको बोलते हैं धात्विक बंध। इस बंध के कारण धातु तत्वों में ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, धात्विक चमक उत्पन्न होती है। मतलब ये धात्विक बंध, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में गतिशीलता दर्शाते हैं, जिससे विद्युत चालकता मिलती है। उसी में ऊष्मीय चालकता, ऊष्मा की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो ऊष्मीय चालकता मिलती है। धात्विक चमक, जब धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं। तो ये सारे गुणों की व्याख्या हम किससे कर सकते हैं, धात्विक बंध से। मतलब हम इस तरह से समझें कि ये है धातु धनायन, ठीक है, इस तरह से, और इन धनायन के बीच में इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। तो ये है धात्विक बंध, समझ गए ना। और दूसरा होता है सहसंयोजी बंधन, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब क्या होता है बच्चों कि जो धातु तत्व हैं इनकी n-1d कक्षा में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करते हैं, अन्य धातु परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं। मतलब n-1d की कक्षा के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धातुओं के मध्य सहसंयोजी बंध बनाते हैं। मतलब जो डी कक्षा है और एस कक्षा, इसमें ज्यादा ऊर्जा अंतराल नहीं है, एस तो निकल गया तो उसने बना लिया धात्विक बंध। और अब जो n-1d कक्षक है ना, कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ निकटवर्ती दूसरे परमाणुओं से क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध। मतलब जैसे यहां पर एक जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक इस तरह से, इनमें चार्ज है मान लो, तो एक धातु परमाणु अपने चारों तरफ से क्या बनाता है, अपने डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से एक सहसंयोजी बंध। और जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं डी कक्षा में, धात्विक बंधों की संख्या बढ़ती है। और इसी धात्विक बंधों की संख्या बढ़ने के आधार पर आप देखोगे इस श्रेणी में जब हम आगे की तरफ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो गलनांक, क्वथनांक बढ़ने लगते हैं। क्योंकि केवल धात्विक बंधों से धातु परमाणु नहीं बंधे, इसमें इनके उच्च गलनांक, क्वथनांक का आधार यही है कि इनके n-1d कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बंध बनाते हैं और प्रति परमाणु बंधों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के कारण ही इनमें जो है उच्च गलनांक, क्वथनांक मिलता है। तो ये सहसंयोजी बंधन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इन धातुओं के उच्च गलनांक हैं, क्वथनांक है, घनत्व है, कठोरता है, आघात वर्धनीयता है, तन्यता है, इनका स्पष्टीकरण सहसंयोजी बंधन से ही किया जा सकता है। क्योंकि अगर इनमें धात्विक बंध केवल ns इलेक्ट्रॉनों से होता इनके, तो इतने हाई इनके गलनांक, क्वथनांक नहीं होते। 4-4, 5-5 हजार डिग्री तक इनके गलनांक, क्वथनांक है। इतनी ज्यादा ये आघात वर्धनीय तन्य है। ये इसका कारण है कि ये परमाणु एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा दृढ़ता से बांध के रखते हैं। और जब हम श्रेणी में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। और यही कारण है कि आप देखोगे सहसंयोजी बंधों की संख्या बढ़ेगी और गलनांक, क्वथनांक बढ़ते हैं। और जैसे युग्मन प्रारंभ होता है घटने लगते हैं। और लास्ट में आप जाके देखोगे डी श्रेणी में लगभग बहुत कम हो जाते हैं गलनांक, क्वथनांक, क्योंकि उसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। उनमें केवल धात्विक बंध बनते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, Ag। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन से गुण हैं जो धातु में सहसंयोजी बंधन से रिलेटेड है, तो ये जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, गलनांक, क्वथनांक उच्च होना, घनत्व उच्च होना, कठोरता। और अगर उनमें कहें कि धात्विक बंध से कौन से गुण स्पष्ट होंगे, तो वो है ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, धात्विक चमक, इस तरह से।
तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक के बारे में। तो देखो बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व ऐसे हैं जिनके गलनांक क्वथनांक लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हैं, एक दो अपवाद छोड़ दें तो, जैसे मरकरी, जिंक, कैडमियम। बाकी तत्वों के जो गलनांक क्वथनांक हैं वो लगभग 1000 डिग्री से तो ऊपर ही है। टंगस्टन सबसे हाईएस्ट गलनांक वाली धातु है। अब आता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें धात्विक बंधन और सहसंयोजी बंध दोनों होते हैं। अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि इनके क्रिस्टल में जो NS इलेक्ट्रॉन है वो धात्विक बंध बनाते हैं, जो N-1D इलेक्ट्रॉन है सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और ये दोनों प्रकार के बंध मिलके ही इनके परमाणुओं को बहुत ही दृढ़ता से बांध के रखते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड रखते हैं। और यही कारण है कि इनको गलाने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। श्रेणी में आप देखोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, D1 से लेकर D5 तक, है ना। तो धात्विक बंध है सहसंयोजी से, हम यहां ये कहेंगे, ठीक है, कि सहसंयोजी बंधों की संख्या जो है बढ़ती है, जिससे गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं। अतः श्रेणी में पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, मध्य में अधिकतम हो गए हैं, और श्रेणी के अंत में फिर न्यूनतम हो जाते हैं। बात समझ गए ना, कि जैसे आप श्रेणी में आगे बढ़ोगे, D1 से लेकर D5 तक जाएगा, फिर जैसे युग्मन प्रारंभ होगा तो फिर गलनांक क्वथनांक घटेगा, और आप देखते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी में गलनांक कम है सबसे, हर एक श्रेणी में लास्ट वाले एलिमेंट का गलनांक क्वथनांक कम इसलिए बच्चों क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है, वहां केवल NS इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, जो है बंध बनाते हैं। अब देखो, अगर आप श्रेणी में देखोगे तो क्रोमियम, मोलिब्डिनम और टंगस्टन, हर एक श्रेणी में, पहली श्रेणी में क्रोमियम, दूसरी श्रेणी में मोलिब्डिनम, तीसरी श्रेणी में टंगस्टन सबसे हाईएस्ट गलनांक और क्वथनांक रखते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। D5S1 तो सारे के सारे बंध बनते हैं, प्रति परमाणु 6 बंध बना लेता है, जबकि जिंक, कैडमियम और Hg में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए श्रेणी में इनके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक मैनली न्यूनतम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें D10 है, केवल NS इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। देख लो आप, इस तरह से इनकी वैल्यू से भी देख सकते हैं, जैसे स्कैंडियम, है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहां तक बढ़ता गया। अब आता है कि मैग्नीज में ऐसा क्यों हुआ है, जबकि इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अभी मैं बताता हूं उसका रीजन। फिर जैसे हम आगे बढ़े Fe, फिर CO, फिर Ni, ठीक है, कॉपर, और फिर देख रहे हैं जिंक तक लगातार घटता है। और ये तीनों श्रेणी में दिखता है कि जैसे क्रोमियम तक बढ़ा, फिर मैग्नीज तक घटा, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल के ज्यादा है, और फिर जिंक नीचे चला गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये और नीचे जाएगा, यहां कहीं जाएगा जिंक का, है ना, क्योंकि मैग्नीज से ज्यादा दिख रहा है। तो हम इस तरह से चलें, ठीक है। तो इस तरह से दिख रहा है पहली श्रेणी में Mn, फिर दूसरी में भी देखो, ठीक है, कि M जो है MO तक बढ़ा है, और फिर टेक्नीशियम में कम हो गया है, ऐसे टंगस्टन तक बढ़ा है, फिर रेनियम में कम हो गया है, और फिर लगातार नीचे की तरफ घटता जा रहा है। तो यहां पर मैग्नीज में ऐसा क्यों है, टेक्नीशियम में ऐसा क्यों है, रेनियम में ऐसा क्यों है, जबकि इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और इनमें ही सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? इनमें तो बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन N-1D के और NS के अयुग्मित है, सारे बंध बनाने में यूज हो रहे हैं। फिर आता है कि इनमें MnTC और Re में तो ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों कि इनमें D5 विन्यास होता है बाहर का, D5S2, तो S2 तो वैसे भी युग्मित है पूरा, और D5 टोटली क्या है, बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल है, क्योंकि D5 बहुत ही सममित स्थायी विन्यास है, जिसके कारण मतलब उसका नाभिक के चारों तरफ D5 में सभी में एक सी डेंसिटी होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बहुत प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण ये नाभिक से ये जो इलेक्ट्रॉन है दृढ़ता से बंध जाते हैं और इनका विस्थापनीकरण कठिन हो जाता है। फिर मतलब ये आसानी से बंध बनाने में यूज नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाते, जिसके कारण ही धात्विक बंध सामर्थ्य घट जाता है और गलनांक कम हो जाते हैं। मतलब MnTC और Re जो है, ये तीन जो तत्व हैं, इनमें बहुत ही स्थायी विन्यास और सममित विन्यास है D5,
और 4s या NH2, तो NH2 तो है ही युग्मित, जबकि इनमें क्या है, S भी अयुग्मित है और इनमें तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, लेकिन इनमें जो है 5 तो है अयुग्मित, लेकिन उतनी ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाते बंध बनने में, क्योंकि अपने आप में खूब स्थायी है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो अगर इसमें पूछे तो ज्यादातर कंपेयर करने आता है कि आपको निकेल, कोबाल्ट, आयरन, MnCr या Cr, MnC, Fe में क्या ऑर्डर है, तो आप देख रहे हैं Cr का ज्यादा है, फिर Mn का कम है, फिर Fe का ज्यादा है, और FeCO, Ni इन तीनों का ज्यादा है MnC। फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है, कॉपर में आ गया नीचे, तो कॉपर का और नीचे बनेगा यहाँ कहीं, है ना, यहाँ कहीं हम बना देंगे, ये कॉपर आ गया यहाँ पे एकदम से घट गया, तो इस तरह का ग्राफ दिख रहा है। इसमें बता दूं मैक्सिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक है 5930 डिग्री सेंटीग्रेड। लोवेस्ट है मरकरी का 344 केल्विन, सॉरी 334 केल्विन, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में ही ये लिक्विड फॉर्म में बना रहता है। तो इस तरह से इनके गलनांक और क्वथनांक दिखते हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि श्रेणी में किस तरह से गलनांक बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, फिर घटे क्यों। MnTC और Re में क्यों रीजन है कि इनके अपेक्षाकृत जितने होने थे उनसे कम है। रीजन ये है कि इनमें D5,4H2 या D5NH2 विन्यास है, जो बहुत ही स्थायी विन्यास है, और इनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण ये डीलोकलाइज नहीं होते और धात्विक बंध सामर्थ्य घट जाता है। M ठीक है, CrMO W का इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, S के भी और D के, और ये माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जिसके कारण ही ये इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने दो गुण देखे इनके तत्वों के, है ना। एक तो हमने देखा इनके धात्विक गुणों को जो कि किससे रिलेटेड है, गलनांक और क्वथनांक। फिर इसके बाद जो है हम अगले टर्म में जो है, या मैं इसी को और बता दूं, एक और है एटमाइजेशन एंथैल्पी, कि एक मूल धातु क्रिस्टल को उसके गैसीय आयनों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम बोलते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक मोल धातु क्रिस्टल लिया जाए और उसको इतनी हीट दी जाए कि उसके एक एक परमाणु या आयन बिल्कुल अलग अलग हो जाए, तो इसके लिए जितनी एंथैल्पी या जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है खुले वातावरण में, हम उसे बोलते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी। इसका परिवर्तन श्रेणी में मेल्टिंग पॉइंट के समान दिखाई देता है, क्योंकि जितने ज्यादा पर परमाणु में धात्विक बंध बनेंगे बच्चों, उनको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि यह प्रति परमाणु से संलग्न बंधों का फलन होता है। ज्यादा बंध तो ज्यादा एनर्जी। अगर हम चलें स्कैंडियम से देखें तो लगातार ये बढ़ता गया है, यहाँ पर थोड़ा सा फिर डिक्रीज हो गया है। यहाँ पर भले ही में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि हैवी एटम भी है, लेकिन इनमें थोड़ा सिमेट्रिकली नेचर आ गया। और मैग्नीज में तो सबसे देख रहे हैं आप, श्रेणी में जहां ज्यादा होना था वो कम है। फिर लगातार जो है इस तरह से 416, 425, 430, तो यहाँ पर इस तरह से आपको इनकी ये वैल्यू है किलो जूल पर मोल। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसकी। तो सबसे कम प्रथम श्रेणी में जिंक का है और सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, वेनेडियम का। तो इस तरह से इनमें जो है परमाणविक एंथैल्पी के बारे में है। और अगर हम किसी आवर्त में ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो ये बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एटम भारी होने लगता है, इलेक्ट्रॉन भारी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो उतने ही। ऐसा ही अगर आप गलनांक क्वथनांक भी देखो तो पहली श्रेणी से ज्यादा गलनांक क्वथनांक दूसरी के, दूसरी से ज्यादा तीसरी के। तो समान अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लेकिन परमाणु क्रमांक ज्यादा है बच्चों, तो आकार में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता ऊपर से नीचे जाने पर श्रेणी में नहीं वर्ग में। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें लेंथेनाइट, कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये सारे फैक्टर मिलकर अभी आपने देखा था पहले से दूसरे में थोड़ा साइज बढ़ता है, लेकिन दूसरे और तीसरे में साइज लगभग ना के बराबर। तो द्रव्यमान एकदम बढ़ गया, बंधों की संख्या वही है, जिसके कारण ही इनके घनत्व भी बहुत ज्यादा उच्च हो जाते हैं। एटमाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है, प्रथम से ज्यादा गति, गति से ज्यादा गति की, गलनांक क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये श्रेणी में परिवर्तन दिखता है। जैसे स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथिनम को देखा तो इस तरह बढ़ता जा रहा है।
तो ये है इनके जो है एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो एक तो ये अच्छे से याद रखना, इसका ग्राफ भी मिलेगा लगभग इसी तरह बना हुआ जैसे गलनांक का बना है। फिर आते हैं घनत्व की बात, तो इनके घनत्व भी बहुत हाई होते हैं बच्चों, ये उच्च घनत्व वाले धातु तत्व हैं, इनमें बंधन बहुत प्रबल है, परमाणु एक पास बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, और अगर हम श्रेणी में चलें तो भी घनत्व बढ़ रहा है, और अगर हम वर्ग में चलेंगे तो भी घनत्व बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से इनके आकार नहीं बढ़ते बच्चों, जिसके कारण इनके परमाणु आयतन तो छोटे और द्रव्यमान ज्यादा है, जिससे घनत्व बढ़ता है। जैसे सबसे लोएस्ट डेंसिटी जो है स्कैंडियम के 3.42, हाईएस्ट ओस्मियम और इरिडियम के है, इरिडियम में और भी ज्यादा 22.61। तो किसी भी श्रेणी में देख लो आपको मिलेगी, इसकी श्रेणी बनी हुई श्रेणी में और वर्ग में दोनों में घनत्व बढ़ते हैं इन तत्वों के, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है उस हिसाब से इनके आकार नहीं बढ़ते, जिसके कारण द्रव्यमान ज्यादा आयतन कम तो घनत्व ज्यादा। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी वाले जो तत्व हैं वो तृतीय संक्रमण श्रेणी में दिखते हैं, क्योंकि द्वितीय और तृतीय में 18-32 का अंतर, 18 परमाणु क्रमांक का अंतर है, लेकिन आप देख रहे हैं उनके आकार में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण ही इनका डेंसिटी हाई होती है। तो यहां तक आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला हम लेंगे उनमें त्रिज्याओं के बारे में है ना, परमाणु त्रिज्या है, आयनन ऊर्जा है, इस तरह से पूरा डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।